पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कौन चलाते हैं कि या इलेक्टेड पॉलिटिशियन चलाते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। इस्टेब्लिशमेंट में आपकी जुडिशरी, आपकी मिलिट्री, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, आपकी जो मीडिया है, ये लोग आ रहे हैं या मुल्ला हजरात है, ये है कौन चलाते हैं। पाकिस्तान में इतनी पावर पर इस्टेब्लिशमेंट क्यों नमदार हो गई, क्यों इस्टेब्लिश हो गई। द मिलिट्री इंक में वो बताती है कि मिलिट्री ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने बिजनेस एम्पायर खड़े किए हैं और वही उसके जरिए वो सारे निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। उनकी अपनी बिजनेसेस है और उसी बिजनेसेस की वजह से वो पाकिस्तान के सियाह और सफेद के मालिक हो। पाकिस्तान अ हार्ट कंट्री, एनातोल लीवान ने लिखी है। आपकी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, लैंड ऑनर हो गया, रिलीजियस एक्टर्स हो गए या बिजनेस एलीट हो गए, तो ये सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप। पाकिस्तान में ये जो एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड है ये 1960 में आया है। 1960 में तो कॉमनली इस्तेमाल शुरू हो जाता है, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में ये 1980 में इस्तेमाल हुआ था जब साउथ यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने साउथ यूनियन को भगाने के लिए, साउथ यूनियन को कोलैप्स करने के लिए अपने यहाँ पर जिहादी तंजीमें बनाई और यहाँ पर एक जिहादी स्ट्रगल शुरू की और लोगों को जिहाद करने के लिए तैयार करके वहाँ पर अफगानिस्तान भेज देते और रशिया को वहाँ पर मजबूर करके अफगानिस्तान से भगाया। तो उस टाइम की जो वर्ड्स इस्तेमाल हुआ इस्टेब्लिशमेंट कि ये सब कुछ किसने किया, तो यहाँ पर एकेडमिकली ये फिर राइटिंग में आ गया कि सारी जो पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इस्टेब्लिशमेंट संभालती है। और ये जो जिहाद का जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, लोगों को जिहाद में बुलाया गया है और लोगों को जिहाद का जो आइडिया है वो इन्फिल्ट्रेट करके उनके ज़हन में डाला गया कि आपने रशिया जो काफिर मुल्क है, जो एक मुसलमान मुल्क पर हमलावर हुआ है, उसको भगाना है। तो ये सारा जो काम था ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। लेकिन यहाँ पर जो अक्सर लोग कहते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पर लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के जब टॉप जो मिलिट्री के जनरल होते हैं 2-3 वो इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो तब डिफरेंट होता है जब आप एकेडमिकली आप ये सोचते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में आखिर आते कौन है। लेकिन यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में और कौन कौन लोग आते हैं। हमने यहाँ पर देखना होगा कि पाकिस्तान के निज़ाम को कौन चलाते हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कौन चलाते हैं कि या इलेक्टेड पॉलिटिशियन चलाते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। इस्टेब्लिशमेंट में आपकी जुडिशरी, आपकी मिलिट्री, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, आपकी जो मीडिया है, ये लोग आ रहे हैं या मुल्ला हजरात है, ये है कौन चलाते हैं। तो हमने इस पर फोकस करना है कि आखिर पाकिस्तान का निज़ाम कौन चला रहा है। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान में इतनी पावर पर इस्टेब्लिशमेंट क्यों नमदार हो गई, क्यों इस्टेब्लिश हो गई। यहाँ जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है तो पाकिस्तान बहुत एक कमज़ोर मुल्क था, इसके सारे इदारे कमज़ोर थे क्योंकि सिर्फ एक इदारा था, वो था मिलिट्री, आर्मी की, वो इदारा मजबूत था। और वो क्यों मजबूत था, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश की जो राज थी, यहाँ पर हुकूमत थी, तो इस इदारे को वो कंट्रोल कर रहे थे। और एक डिसिप्लिन इदारा उस टाइम ये नमदार हुआ क्योंकि ये ब्रिटिश उस टाइम ये छोड़ गई थी कि ब्रिटिश ने ये कहा कि ये हमारा माता इदारा है। तो जैसे जितना भी सिस्टम था इस आर्मी का, ये बिल्कुल ब्रिटिश के तौर तरीकों पर चल रहा था। लेकिन ये एक मजबूत इदारे होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान के सारे इदारों पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पॉलिटिकली अनस्टेबल था। क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर उस टाइम था कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, वो इंतकाल कर गए। उसके बाद जब उसका जो लीडर पाकिस्तान का नमदार होता है वो लियाकत अली खान था, तो उसको भी रावलपिंडी में 1952 में असैसिनेट किया गया, उसको कत्ल किया गया। तो इसके बाद मुसलसल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तब्दील करके और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में पैदा हो गई। जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तो इसके साथ साथ सारे जो इदारे थे वो कमजोर पड़ते हैं। और सबसे बड़ा असर ये हुआ कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर असर हुआ और एक ऐसा अनडेमोक्रेटिक इदारा था जो वो बहुत एक बड़ा जायंट, एक बड़ा घोस्ट बन गया, और वो था पाकिस्तान की मिलिट्री। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी थी वो भी बहुत स्ट्रांग हुई थी, क्योंकि वो जो लोग थे वो भी ब्रिटिश से आए हुए थे। सारे जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे उनके लिए काम कर रहे थे, और चंद जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। तो उन लोगों ने फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के सियाह और सफेद के मालिक बन गए, क्योंकि यही लोग थे जो पाकिस्तान को चला रहे थे और पाकिस्तान की पॉलिसीज को बना रहे थे। यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल लोगों के जहन में पाए जाते हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है।
लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये पावरफुल इलीट लोग होते हैं और पावरफुल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मुल्क को चलाते हैं। दूसरा मिथ जो होता है, दूसरा जो लोगों के जहन में सवाल होता है, ये होता है कि ओनली द मिलिट्री इज एस्टेब्लिशमेंट, कि सिर्फ मिलिट्री ही एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो आया ये सही है या गलत? यहाँ हम प्रैक्टिकली यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो ये सही नहीं रहेगा। यहाँ पर ऐसा बयान देने से बिल्कुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन है पूरी नहीं होगी। यही यहाँ पर अगर हम देखें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जनरली डिस्क्राइब इट इज अ नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसमें आपकी जुडिशरी आती है, इसमें आपकी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन भी आती है, इसमें आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी भी आती है, इसमें आपके मीडिया हाउस भी आते हैं, इसमें आपके मुल्ला हजरात भी आते हैं, इसमें आपके सारे जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट होते हैं वो भी आते हैं। तो ये सारे मिलकर फिर वो क्या करते हैं, आपके पॉलिसीज को शेप करते हैं, उसको बनाते हैं, और इसके साथ साथ जो बिजनेस एलीट लोग होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये सारे मिलकर आपकी स्टेट को चलाते हैं। तो ये सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान की कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग सोचते हैं कि टॉप 3 के जनरल होते हैं, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि टॉप 3 के 3-4 जनरल होते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन विदाउट द बिलो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, ये जो बिलो वाले, जो लोअर वाले लोग होते हैं, या आपके जुडिशल हो गए, या आपके बिजनेस एलीट हो गए, ये आपके मुल्ला हजरात हो गए जो सियासत में एक्टिव होते हैं, या आपकी मीडिया हाउसेस हो गए जो बिके हुए होते हैं, और ये जर्नलिज्म जो करते हैं, या सारे जो सारे जो ग्रुप होते हैं, उनके बगैर ये जो टॉप के मिलिट्री जनरल होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर तो करते हैं क्यों, लेकिन फॉलो करना इनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसी वजह से ये सारे ग्रुप मिलकर फिर ये आपके कंट्री को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर तीसरा मिथ यही है कि हर कंट्री के जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग बताता हूँ कि हर कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फिर आपको बताती है कि कौन सा इदारा स्ट्रॉन्ग है। वही इदारा फिर आपकी सारी पॉलिटिक्स को, सारी इकोनॉमी को, सारी सोशल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर आपने फिर क्या करना है, पॉलिटिकल सिस्टम को देखना है कि पॉलिटिकल सिस्टम अगर किसी मुल्क को आपने ऑब्जर्व किया तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी जुडिशरी या उसकी मिलिट्री या उसकी जो बिजनेस एलीट है, कौन से ऐसे ग्रुप है उसमें स्ट्रॉन्ग है। तो फिर वही लोग वो काबिज हो जाते हैं आपकी पॉलिटिक्स पर, आपकी इकोनॉमी पर, आपकी सोशल स्ट्रक्चर पर। अगर आप स्टीफन कोहन की एक बुक है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, उसकी पेज 68 और 68 से 71 तक पढ़े तो आपको वहां पर बताया गया है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 4 चीजों पर मुश्तमिल होती है। एक तो पाकिस्तानी मिलिट्री के सीनियर जनरल होते हैं उसमें, दूसरा इसमें सिविल सर्वेंट होते हैं, तीसरा इसमें आपके जुडिशियल होते हैं, और चौथा उसमें जो एलीट बिजनेसमैन होते हैं उसमें शामिल होते हैं। तो ये सारे फिर मिलकर एक मॉडर्न ओलिगार्ची बनाते हैं। तो मॉडर्न ओलिगार्ची का मतलब ये होता है कि ये चंद लोग मिलकर आपकी सारे सिस्टम को, आपकी सारी पॉलिटिकल सिस्टम, आपकी सारी इकोनॉमिक सिस्टम, आपकी सारी सोशल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इतनी क्यों स्ट्रांग है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बिलीव है, ऐसे अकायद है, और जो लोगों के जहन में उन्होंने ये डाले हैं कि अगर ये चीजें हमने हासिल नहीं की और इस पर हमने कंप्रोमाइज किया तो पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा। एक तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के जहन में ये डाला है कि कश्मीर हमारी अटूट अंग है, यानी हमारी शाह रग है। अटूट अंग तो जो भारत वाले कहते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पर पॉलिटिकल एकेडमिक जो साइंटिस्ट वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा शाह रग है। अगर इसको हमने छोड़ दिया, ये हमारे हाथ से चला गया तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाए, क्योंकि वहां से सारे पानी आते हैं और पाकिस्तान यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, पानी की किल्लत हो जाएगी और लोग यहाँ पर मर जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कश्मीर का जो मंजन है वो जो बेचा जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि कश्मीर को हमने आजाद करना है, तो ये इस पर लोगों को यकीन दहानी करा रहे हैं कि एक दिन आएगा कि हम कश्मीर को आजाद करेंगे। लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उस पर जनरल बाजवा के टाइम में कंप्रोमाइज हो गया था। वो जो कश्मीर है वो बिल्कुल इंडिया के हाथों में
चला गया है, क्योंकि जब आर्टिकल 371 खत्म किया गया और आर्टिकल 35A खत्म किया गया तो बिल्कुल पाकिस्तान जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है, उसकी आजाद हैसियत को खत्म करके इंडिया के साथ जम किया गया है। तो अब तो अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस कश्मीर पर अगर मंजन बेचता है तो कब से? यहाँ पर 1947 से यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमने कश्मीर को आजाद कराना है। तो ये कब आएगा ये दिन? हमारे नस्लें चले गए हैं, हमारे बाओ-अजदाद चले गए हैं, लेकिन ये जो नारा है ये आखिर कब तक चलेगा और लोगों को मतलब आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? लेकिन यहाँ पर दूसरी बात यही है कि पाकिस्तान की जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है तो उसमें ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल एक बड़ा रोल होता है। उसके बगैर आपकी जो पॉलिसी है वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होती है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर डेटरन का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो मसला है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान जो है ना वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ ही चल सकता है और पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है तब वो सर्वाइव कर सकेगा। और ये बात ठीक भी है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन की वजह से बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने इस बात की भी यकीन दहानी आवाम को करानी होगी कि आखिर न्यूक्लियर पावर तो है आप, लेकिन आखिर क्या करना है आपने इस न्यूक्लियर पावर का, जब आप अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते। इंडिया ने वहां पर पानी बंद किया है, वहां पर कश्मीर चला गया है, तो फिर आप उस न्यूक्लियर पावर का क्या करें कि और न्यूक्लियर वेपन का क्या करें? ये तो डेटर्स के लिए तो आप पे रखा गया है, लेकिन जब भी आप डिप्लोमेटिक की बात करते हैं इंडिया से तो आप हार जाते हैं। आप जब मैदान में जाते हैं बक्कावल हौजा सब के तो फिर आप जंग भी हार जाते हैं। दूसरी बुक है जो आयशा सिद्दीकी ने लिखी है, द मिलिट्री इंक। मिलिट्री इंक में वो बताती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बिजनेस एम्पायर खड़े किए हैं और वही उसके जरिए वो सारे निजाम को कंट्रोल करते हैं। उनकी अपनी बिजनेसेस है और उसी बिजनेसेस की वजह से वो पाकिस्तान के सियाह और सफेद के मालिक होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी उसको आते हैं और एक्स्ट्रा मनी की वजह से वो अपनी सारे बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं और पाकिस्तान की सारी जो बिजनेस है या उसकी जो पॉलिसीज है उसको भी कंट्रोल करते हैं। एक तीसरी बुक पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री अनातोल लीवान ने लिखी है, तो उसमें वो बताते हैं पाकिस्तान के ऐसा निज़ाम के बारे में बताते हैं जो ग्रुप्स वो बताते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम को वो कंट्रोल करते हैं। उसमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मिलिट्री इसमें तो आती है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें आपकी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, लैंड ऑनर हो गया, रिलीजियस एक्टर्स हो गए या बिजनेस एलीट हो गए, तो ये सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। एक दूसरा बुक है मिलिट्री स्टेट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान जो हसन ने लिखी है। वो बताते हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री की लीडरशिप से, उसकी रिलेशनशिप से बनती है। इसके साथ साथ उसमें ये भी बताते हैं कि सिविल मिलिट्री बैलेंस के जरिए वो सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन इवोल्यूशन उसमें आते हैं, तो फिर जब इंस्टीट्यूशन इवोल्यूशन आती है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन ग्रुप्स के लिए काम करते हैं जो बिल्कुल अपने मफादात के लिए सोचते हैं और स्टेट के इंटरेस्ट में कोई भी वो एक्शन नहीं करते। अगर आप मिलिट्री इंक को पढ़े जो आयशा सिद्दीकी ने लिखी है, उसमें बताते हैं कि मिलिट्री ओन बिजनेस ने सब कुछ पाकिस्तान में कंट्रोल कर लिया है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री होती है उसके बिजनेस या बिजनेस वेलफेयर फाउंडेशन होते हैं वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। उसमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने इकोनॉमिक नेटवर्क बनाया हुआ है और इसमें रियल एस्टेट आता है, इसमें बिजनेस आता है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, इसमें एग्रीकल्चर आता है, इसमें एजुकेशन आते हैं और इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, मुख्तलिफ चीजें जो बनाती हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर पाकिस्तान की मिलिट्री एक बहुत बड़ी जॉइंट बन जाती है, एक बला बन जाती है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा इन चीजों से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में जो मिलिट्री बिजनेस के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करता है मिल बस। मिल बस का मतलब होता है कि मिलिट्री बिजनेसेस। तो मिलिट्री बिजनेसेस का ये जो वर्ड्स है उन्होंने अपनी जो मिलिट्री इंक है उसमें इस्तेमाल किया है कि मिलिट्री बिजनेसेस की वजह से ये सारे जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है या सोशल डिसइंटीग्रेशन है, ये सारे इस वजह से है। क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपके सामने जो कंपटीटर आएगा वो मिलिट्री से आएगा। जब मिलिट्री से आएगा तो आप उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसका सारे जो लिंक होते हैं, उनके हाथ में सारी पॉलिसीज होते हैं, उनके सामने हाथ में सारे डिसीजन होते हैं और उनके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपको दबाते हैं और आपको बिल्कुल मौका नहीं देते कि आप उसके साथ बिजनेस करें या कम्पीट करें। मेजर जो मिलिट्री बिजनेस पाकिस्तान में है उसमें जो बैंकिंग का सेक्टर है उसमें अगर आप देखें जो अस्करी बैंक है वो मिलिट्री के है।
और उसके जरिए वो सारी जो मालियाती जो सिस्टम है पाकिस्तान को उसको कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर का सेक्टर देखें तो फौजी फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, इसके जरिए वो सारे पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं और सारी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और इसके बाद अगर आप देखें सीमेंट और फौजी सीमेंट हो गया, अस्करी सीमेंट हो गई, इसके जरिए उन्होंने इस इंडस्ट्री पर भी कब्जा किया है। और यहाँ पर कोई भी कंपटीटर अगर आएगा उसके खिलाफ खड़ा होगा या उसके साथ कंपटीशन करेगा तो वो बिल्कुल उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे जो डिसीजन है या सारे जो पावर है वो सिर्फ इन लोगों के हाथ में है। तो कंपटीशन बिल्कुल इम्पॉसिबल इस मैदान में होता है। तो एक प्राइवेट एंटरप्राइजर के लिए, एक प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर मौका देना और बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फूड हो गया, फूड का जो इंडस्ट्री है उसमें आपकी बेकिंग हो गई, बेकरी वगैरह हो गया, कुकिंग ऑयल हो गई, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी बेकरीज हो गई, ये भी आपकी मिलिट्री बनाती है। तो यहाँ पर इस देखें ना कि इतनी बड़ी मिकदार में, इतनी बड़ी सतह पर एक मिलिट्री इन्वॉल्व हो जाती है वो बिजनेसेस में, और वो अपने को जो सिक्योरिटी का जो काम है वो छोड़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच तो होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा धंधा जो मिलिट्री का पाकिस्तान में है वो रियल एस्टेट का है। आप देखें DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में DHA होगा, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी होगा। तो ये सारे जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो जो प्राइवेट एंटरप्राइज होता है या प्राइवेट रियल एस्टेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इसके मुकाबले में बिल्कुल कुछ है नहीं, उसका साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने इस मैदान पर भी कब्जा किया है। इसके साथ आपकी इंश्योरेंस आ गई है, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस की कंपनी पर या इंश्योरेंस का जो मैदान है इस पर भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कब्जा किया है। इसके साथ साथ अगर आप देखें एजुकेशन सेक्टर को देखें तो एजुकेशन के मैदान पर भी ये सारा जो ग्रुप है ये मुसलत हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें कि जो सारी जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हो गए या कॉलेजेस हो गए, ये बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशन है या मिलिट्री जो यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस का। क्योंकि अगर आप मार्केट वैल्यू देखें, अगर आप एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं और एक जमीन खरीदते हैं तो उसको आपने मार्केट के हिसाब से लेना होगा, फिर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, टैक्स देना होता है। लेकिन जब मिलिट्री आती है, आप देखें ना कि नमल यूनिवर्सिटी हो गया, आपकी जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हो गई इस्लामाबाद में, ये सारी यूनिवर्सिटी वहां पर देखें कि वो बिल्कुल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी जो बनती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो जब जमीन लेती है तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेती है। लेकिन यहाँ पर जो मिलिट्री होती है वो जब जमीन लेती है वो तो बिल्कुल पौने दानों पर वो लेती है और बिल्कुल सस्ती लेती है और टैक्स भी नहीं देती। इस तरह आप नमल यूनिवर्सिटी को देखो, नमल यूनिवर्सिटी कैसे, उसकी अरबों रुपए की जमीन है, लेकिन उन्होंने जब जमीन ले ली है तो वहां पर वो जो है ना उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो नहीं मिली है, उन्होंने मत हासिल की है, गवर्नमेंट से ली है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू से नहीं ली है। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी के या जो एजुकेशन का जो मैदान है उस पर भी इन फाउंडेशन के जरिए कब्जा हुआ है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी हो गए, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, तो ये सारे इन चीजों पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर स्कूल देखें ना कि कैडेट कॉलेजेस हो गए, कैडेट स्कूल हो गए या यूनिवर्सिटीज हो गए, तो जिन सारों पर आप बिल्कुल देखें तो पाकिस्तान में मिलिट्री नेटवर्किंग की वजह से एजुकेशन फील्ड पर भी कब्जा हुआ है। आप हॉस्पिटल को देखें तो हॉस्पिटल में अगर आप देखें सीमेज हो गया, मिलिट्री जो हॉस्पिटल हो गए, उस पर भी अगर आप देखें तो वहां पर भी जो हॉस्पिटल का जो मैदान है या जो सेहत का जो मैदान है वहां पर भी ये इदारा बिल्कुल अपने सामने अपने कंपटीटर को खड़ा नहीं होने देते हैं। और इसके साथ एग्रीकल्चर या फार्म या डेयरी ऑपरेशन हो गया या ऑर्चर्ड हो गए, बागात वगैरह हो गए, तो ये सारे बागात का काम भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, जमींदारी भी करते हैं ये इदारा। तो ऐसा एक फील्ड भी नहीं है जो इस इदारे से रह चुका हो पाकिस्तान में। तो ये बिजनेस में बहुत आगे चल चुकी है, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल नीचे आ गई है। और ऐसे जगह है पाकिस्तान में, ऐसे सूबे हैं पाकिस्तान में, आप देखें बलूचिस्तान के हालात को देखें, केपी के हालात को देखें कि मुसलसल दहशतगर्दी बढ़ रही है, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है और बिजनेस की तरफ बिल्कुल सारा तवज्जो किया गया है। तो ये सिक्योरिटी ब्रीचेज इसी वजह से हो गई है कि जो आपको जिस मकसद के लिए बनाया गया है आपने उस मकसद को छोड़ा हुआ है और दूसरे मकसद के पीछे भाग गए हो। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो गई, आपके सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया या सीरियल हो गया, जो बीज होती है या पैकेजिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, तो ये सारे जो इंडस्ट्री है इस पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये मिलिट्री बिजनेस आखिर क्यों करती है, इसको क्यों बिजनेस करना पड़ी। तो यहाँ पर जो वो बताते हैं, अपने क्लेम्स करते हैं, जो आर्गू करते हैं, वो बताते हैं कि हम बिजनेस इसलिए करते हैं कि अपने जो रिटायर्ड अफसरान है उनको पेंशन दे दें, उनको सहूलियात दे दें। के साथ साथ ये कहते हैं कि हम नेशनल बजट पर
अपना इन्हिसार कम करते हैं, उस पर इन्हिसार इतना नहीं करते, अपने बिजनेस में इन्हिसार करते हैं। तो हम अपनी नेशनल बजट पर भी बोझ नहीं बनना चाहते। इसके साथ साथ जो फैमिलीज होते हैं, जो मिलिट्री के लोगों के फैमिलीज होते हैं, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो ये उसकी आर्गुमेंट है जो बताते हैं कि हम इसलिए बिजनेसेस कर रहे हैं। यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस भी है और रेड टैपिज्म भी है पाकिस्तान में। ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस इसलिए है कि पाकिस्तान में जो फेडरल मिनिस्टर हो गया या सिविल सर्वेंट के जो लोग हो गए, वहाँ पर सेक्रेटरी हो गया, यहाँ पर कमिश्नर हो गया, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, ये सारे हुकूमती लोग होते हैं और हुकूमत के साथ काम करते हैं। लेकिन ये लोग तब्दील नहीं होते, अपने ओहदों पर कायम करते हैं। लेकिन हुकूमत तो आती जाती रहती है, लेकिन ये लोग वहां पर रिमेन होते हैं, परमानेंट होते हैं और अपनी पॉलिसीज को फिर ये दवाम लेते हैं। और उनको पता होता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस कहाँ पर होती है, तो उनको सारे निजाम का पता होता है। तो फिर वही वीकनेस को वो मैनिपुलेट करके अपने लिए वो सारे फायदे निकाल लेते हैं। यहाँ पर रेड टेपिज्म पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं यहाँ पर, कोई बिजनेस के लिए आते हैं, कोई काम के लिए आते हैं, तो यहाँ पर उसके सामने बिल्कुल हर्डल्स क्रिएट करते हैं कि आप हमें कोई में कुछ दे दो, फिर आप काम कर सकते हो। तो यहाँ उसका जो फाइल होता है उसको रोकते हैं और उसको आगे नहीं जाने देते। तो इसी वजह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो, इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अनस्टेबल रहती है। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री देखें, कब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, पाकिस्तान के सोशल स्ट्रक्चर पर कब्जा किया है। कि जब पाकिस्तान 1947 में बना तो उस टाइम पाकिस्तान की जो सारी इदारे थे वो तो कमजोर थे, लेकिन सिर्फ यही इदारा था मिलिट्री, ये बहुत मजबूत था। तो उसने सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर पाकिस्तान के सारे निजाम को कंट्रोल किया। तो उस टाइम ये मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी की वजह से मुल्क चल रहा था। इसके बाद जब 1958 में अयूब आता है, तो अयूब खान की वजह से ये जो को लगता है वो माशाल्लाह लगाता है। तो उस टाइम सारी जो सिया और सिपाहियत का जो मालिक थे वो मिलिट्री बन जाती है। लेकिन उन्होंने वहां पर भी अपने साथ ब्यूरोक्रेसी को मिलाकर पाकिस्तान के सिस्टम को चलाया। तो वहां पर भी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी रिलेशनशिप की वजह से पाकिस्तान चल रहा था। तो ये दोनों मिलकर उस टाइम पाकिस्तान को चला रहे थे। उसके बाद 1958 से 1971 तक फिर मिलिट्री रूल रही थी। मिलिट्री तो रूल कर रही थी डायरेक्टली पाकिस्तान पर। और इसके बाद 1971 से 1977 तक सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप विद मिलिट्री इन्फ्लुएंस थी। यहाँ पर सिविलियन लीडरशिप आई हुई थी, लेकिन उस टाइम भी मिलिट्री रूल थी, मिलिट्री इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की पॉलिटिशियन पर था। जिसके बाद जब 1977 से 1988 तक जब जनरल जिया उल हक आता है, तो जनरल जिया उल हक फिर डायरेक्टली सारे निजाम को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद 1988 से 1999 तक फिर मिलिट्री पॉलिटिशियन ये सारे मिलकर पाकिस्तान को चलाते हैं। और इसके बाद 1999 से 2008 तक ये एक मिलिट्री लेड गवर्नमेंट होती है जनरल मुशर्रफ के अंडर। तो ये सारे मिलिट्री मिलकर सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के साथ ये निजाम को, पाकिस्तान के निजाम को चला रहे थे। इस टाइम पाकिस्तान का जो सिस्टम है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, ये सारा मिलिट्री और सिविलियन मिलकर चला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा साहब, वो कह रहे थे कि इस टाइम पाकिस्तान का सिस्टम हाइब्रिड है, हाइब्रिड रिजीम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। यानी यहाँ पर सियासतदान और मिलिट्री मिलकर हुकूमत कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री देखें, तो मिलिट्री किसी ना किसी तौर पर एक तो डायरेक्ट रूल भी करते रही है और इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान के निज़ाम पर रूल करती रही है। तो ओवरऑल हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की रूलिंग से बिल्कुल हाली नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की मिलिट्री कभी भी सियासत में इंटरफेयर नहीं करती। वो हमेशा किसी ना किसी तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेयर करती रही है। और आइंदा भी अगर इस तरह सिस्टम चलता रहा तो पाकिस्तान की जो फ्यूचर है वो मिलिट्री ही डिसाइड करेगी। अगर अवाम ने नहीं सोचा, अगर अवाम ने इनके फैसलों के सामने डट नहीं गए कि बंद कमरों में फैसले नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के फैसले वो सियासतदान करने चाहिए, वो ओपन मैदानों में होने चाहिए और सियासतदान और अवाम मिलकर पाकिस्तान के फैसले करें, तब पाकिस्तान का फ्यूचर तब्दील हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह चलता रहा तो पाकिस्तान का फ्यूचर कोई नहीं होगा। यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, यही इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी, यही सोशल डिसइंटीग्रेशन होगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अवाम ने सिर्फ एक काम करना है कि पाकिस्तान की अवाम ने सिर्फ मिलिट्री को अपनी बैरकों में भेजना है। थैंक यू सो मच।